चल अब इस वाले सेशन में हम करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी, है ना। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है मतलब क्या होता है, स्टेबल हो जाती है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है, ऐसी प्राइस जो अब चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो प्राइजेस स्टेबल कब होते हैं? प्राइजेस तब स्टेबल होते हैं जब आपका डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल होते हैं, ना डिमांड ज्यादा है ना सप्लाई ज्यादा है, बोथ आर इक्वल। सो इन शॉर्ट, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड जब पहुंच जाता है तो हम बोलेंगे कि हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। अब ऐसा क्यों होता है? बिफोर वी विल गो टू दैट ग्राफ, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि अगर दोनों इक्वल ना हो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, इफ दे आर नॉट इक्वल देन द प्राइजेस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों होता है? सो वी विल कंसिडर 3 केसेस। केस 1 where quantity supplied is equal to quantity demanded precisely. Then we will study case 2 when quantity supplied is more than quantity demanded, and then we will go to third point which is case 3 जो है quantity supplied is lesser than quantity demanded. I am going to discuss case 2 first. कि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है और खरीदने के लिए उतने लोग हैं नहीं। ऐसा कब होता है? डेस्परेट सेलिंग के केस में ऐसा होता है कि सप्लायर को जल्दी है बेचने की, लेकिन बायर उतना डेस्परेट नहीं है ना। ये एक एंगल भी है उसे। या फिर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी है लेकिन खरीदने के लिए उतने बायर्स है ही नहीं। ये मतलब है केस 2 का। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं। हम कभी कभी ना बहुत जल्दी में कोई गेस्ट्स आते हैं तो मॉम हमें पैसे देती है और बैग थमाती है हाथ में और बोलती है जा ये सब्जी लेके आ। अब सिंस वी नेवर गो टू द मार्केट, हमें इन द फर्स्ट प्लेस कोई अच्छा आइडिया नहीं होता है कि मार्केट में क्या प्राइजेस चल रहे हैं। हमारी शक्ल लेके वैसे भी सब्जी वाला समझ ही जाता है कि ये तो इसको पागल बनाया जा सकता है। ओके, तो उस समय ना बायर ज़्यादा डेस्परेट है, यानी कि केस 3 की केस है। बायर ज़्यादा डेस्परेट है एंड सप्लायर उतना डेस्परेट नहीं है। हम क्यों डेस्परेट है? क्योंकि अगर ये काम हमने नहीं किया तो घर से जो डांट पड़ेगी और जो बातें सुननी पड़ेगी, दे आर सिंपली बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो यहाँ पर केस 3 क्या है, जहाँ पर क्या है, बायर बहुत डेस्परेट है। केस 2 में सेलर डेस्परेट था, केस 3 में बायर डेस्परेट है। या केस 2 को ये भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, उतना डिमांड है नहीं। केस 3 में उल्टा बोल सकते हैं कि क्वांटिटी उतनी सप्लाइड दिख ही नहीं रही है, वेयरएज डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होती है तो सेलर इज मोर डेस्परेट टू सेल एंड द प्राइजेस ट्रेंड टू ड्रॉप, जिससे ना मार्केट के साथ भी बहुत बुरा होता है और प्रोड्यूसर्स को सही प्राइस नहीं मिल पाता है। तो चीज़ें उतनी ही बनानी चाहिए जितना मार्केट में डिमांड दिख रहा है। डेस्परेटली सेल करने पर हम क्यों उतर आते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हम बना के रखते हैं अगर मार्केट में बिकी नहीं तो वो चीज़ें बनाने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो फंसे के फंसे रह सकते हैं। और इसलिए कम प्रॉफिट पर भी या नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी अ सेलर इज रेडी टू सेल हिज कमोडिटीज। तो ये इस चक्कर में ना प्राइजेस नीचे गिर जाते हैं। केस 3 में ना बायर बहुत डेस्परेट होता है, तो ज़रूरी नहीं हमेशा सेलर ही बेचारा होता है, बायर भी बेचारा हो सकता है। जैसे सब्जी के केस में हम लोग बेहद बेचारे थे, तो बायर वॉज डेस्परेट। इफ द बायर इज डेस्परेट, वो ना थोड़ा हायर प्राइस पर भी खरीदने के लिए रेडी होता है। क्यों?
बिकॉज ही डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जैसे गेस्ट आए हुए हैं, मॉम ने पैसे दे के भेजा है, बैग हाथ में थमाया है और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, मॉम ने भी बोला है और लोग भी आ रहे हैं, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और वो चीज़ हम लोग लेके जाने वाले हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस केस में ना प्राइजेस जो है वो बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन जहां पर बोथ आर इक्वली डेस्परेट या बोथ आर इक्वली नॉट डेस्परेट, तो क्या होगा, प्राइजेस ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती हैं। प्राइजेस तभी फ्लक्चुएट होती हैं जब सेलर एंड बायर दोनों इक्वली डेस्परेट ना हो। सो वन के केस में क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड एंड वी आर इन इक्विलिब्रियम एंड प्राइजेस रिमेन स्टेबल। तो अगर जहां पर मैं ग्राफ की बात करूं तो सप्लाई का ग्राफ पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के कारण ऐसे दिखता है और डिमांड का ग्राफ प्राइस के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होने की वजह से ऐसे दिखता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये होता है डिमांड का ग्राफ, ये डिमांड का ग्राफ है, और अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सप्लाई का ग्राफ है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, whereas डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियरली क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज ग्राफ्स, जिसे मैं नाम दूंगी ई या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ई से मैं नीचे अगर प्रोजेक्शन ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांडेड भी, बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एज वेल। और अगर यहां प्रोजेक्ट करूं तो मुझे मिलेगा प्राइस विच इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, अब अगर मैं ये एरिया देखूं ना तो यहां पर सप्लाई क्लियरली डिमांड से ज्यादा है एंड ये मेरा एक्सेस सप्लाई का एरिया है। वहीं अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे डिमांड ज्यादा है, देयर इज एक्सेस डिमांड एंड हेंस मैं बोलूंगी कि इस एरिया में भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा और लिखने की जरूरत नहीं होती है। इफ द इक्विलिब्रियम प्राइस इज आस्क्ड, सो एक्सेसिव सप्लाई एंड एक्सेसिव डिमांड will not let you reach the equilibrium price. Equilibrium price is indicated by that stable price where demand जो है it equals to supply. Okay. तो कभी कभी ना मार्केट में होता ऐसा है कि कभी सप्लाई ज़्यादा चेंज होता है, कभी डिमांड ज़्यादा चेंज होता है, कभी दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन साथ में चेंज हो रहे हैं और इक्वली चेंज हो रहे हैं। मतलब क्या, मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है 100 से तो सप्लायर बस 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना देता है। नाउ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड बट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सप्लाई एंड बोथ आर इक्वल। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में भी इक्विलिब्रियम प्राइस पर उसका असर नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब आपने ना एक टेबल लिख के लेना है अपनी नोटबुक में, डिमांड ग्राफ वर्सेस सप्लाई ग्राफ हम लिखने वाले हैं। सो ये डिमांड का ग्राफ है और ये सप्लाई का ग्राफ है। इंक्रीज होने पर दोनों पर असर क्या पड़ता है और डिक्रीज होने पर दोनों पर असर क्या पड़ता है। अगर डिमांड इंक्रीज होता है ना तो ग्राफ अपवर्ड्स शिफ्ट होता है। बस इतना भी याद में रखा तो बाकी सारी चीजें लॉजिकली कैन बी लिंक्ड अप। सो ओके,
सो ऑब्वियसली डिक्रीज होने पर डिमांड कहाँ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड्स। यानी कि अगर डिमांड ग्राफ ऑलरेडी ऐसा है, इंक्रीज होने पर ऊपर जाएगा, डिक्रीज होने पर नीचे जाएगा। सो इंक्रीज होने पर ऊपर जाएगा, डिक्रीज होने पर नीचे जाएगा। सप्लाई में प्रिसाइसली उल्टा होता है। इफ सप्लाई इंक्रीजेस योर ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स and if supply decreases your graph shifts upwards। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ये हमने पढ़ा है। आई टेल यू कहाँ पढ़ा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में पढ़ा है एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई में पढ़ा है। तो आप पीछे जाके चाहिए तो एक बार वो टॉपिक रिवाइज करके वापस यहाँ आ सकते हैं। ओके, सो सप्लाई बता देती हूँ। सो ये सप्लाई है, नीचे शिफ्ट होगा इंक्रीज होने पर और ऊपर शिफ्ट होगा डिक्रीज होने पर। तो ये टेबल आपकी नोटबुक में जो लिखा हुआ रहेगा वो सामने रखना है एंड यूजिंग दैट हम लोग कुछ ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। अब केस 1 में ना सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई का जो ग्राफ है वो एक ही आएगा और डिमांड चेंज होगा। चेंज यानी कि दो चीजें आएंगी, या तो डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे साथ ही जाना है, इतनी खिचड़ी करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली, जो ज़रूरी है बस उतना ही ड्रॉ करेंगे। अब देखो, ये मेरा सप्लाई ग्राफ है और ये मेरा ओरिजिनल डिमांड ग्राफ है जहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। ओके, सो पहला चेंज मैं लेने वाली हूँ इंक्रीज का। अगर डिमांड इंक्रीज होता है ना तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, तो कहाँ शिफ्ट करेंगे, अपवर्ड्स। तो ये ओरिजिनल डी है, ऊपर जाएंगे तो सपोज D2 आएगा, इंक्रीज हो गया डिमांड। तो अब देखते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। तो ओरिजिनली ये इक्विलिब्रियम था, अब मेरा नया इक्विलिब्रियम है E2। अब क्या करूंगी मैं, E को करस्पॉन्डिंग प्राइस ढूंढूंगी जो है P, और E2 के करस्पॉन्डिंग प्राइस ढूंढूंगी जो है P2। सो क्लियरली सप्लाई जो कि कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट सप्लाई के सिनारियो में अगर डिमांड का ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है यानी कि डिमांड इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होता है, इंक्रीज नजर आता है ना। सप्लाई कांस्टेंट ही है, डिमांड बढ़ गया, बायर डेस्परेट किसी भी प्राइस पर लेने के लिए रेडी, तो यू विल सी इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आगे जाएंगे। अब सोचेंगे कि डिक्रीज हुआ तो ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स, यानी कि यहां आएगा। अब बोलेंगे D1 और D1 के करस्पॉन्डिंग प्राइस आएगा P1। अब देखो क्या हुआ, सप्लाई कांस्टेंट ही है, डिमांड अब कम हो गया। सो डिमांड कम होने की वजह से ना लोग उस प्रोडक्ट को समझो इग्नोर करने लगे। फिर सप्लायर जिस प्राइस पर मार्केट में डिमांड होता है ना उस प्राइस पर बेचने के लिए भी रेडी होता है, विच इज लाइक वन ऑफ द सैडेस्ट सिचुएशन अराउंड। उस केस में क्या होता है, क्लियरली P1 जो है P से नीचे है तो प्राइस इज डिक्रीज। ये अब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इट इज वेरी इजी। लिखना क्या है, व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज कांस्टेंट, पहला पॉइंट है सप्लाई कांस्टेंट एंड डिमांड इज चेंजिंग। ओके, चेंज होने में दो सिनेरियोज हैं, डिमांड इंक्रीज हुई और डिमांड डिक्रीज हुई। डिमांड इंक्रीज होने पर मेरा प्राइस P से P2 में शिफ्ट हुआ तो प्राइस इंक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने पर P से P1 में शिफ्ट हुआ तो मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया। खत्म बात। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। अब केस 2 में डिमांड को कांस्टेंट करेंगे एंड सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो देखो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर सप्लाई इंक्रीज होता है तो द ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स,
ये ऊपर के टेबल को देखते रहना है ना? ओके। एंड अगर सप्लाई डिक्रीज होता है तो द ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड्स। ओके, तो क्या होगा? सो डिमांड को कांस्टेंट रखना है। अब डिमांड के लिए एक ही ग्राफ आएगा। सो ये मेरा डिमांड ग्राफ है समझो, और ये सप्लाई एग्जिस्टिंग वाला इक्विलिब्रियम है, ये एग्जिस्टिंग वाला प्राइस है, और ये एग्जिस्टिंग वाला क्वांटिटी है। ओके, क्वांटिटी को बताना और एक्सप्लेन करना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटी को भी। ओके, अब सप्लाई करो इंक्रीज, सप्लाई करो इंक्रीज, तो आपका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ। सो ये आएगा आपका नया ग्राफ S2। अब S2 और D के इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम देंगे E2। सो E2 वाली क्वांटिटी को नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप, जो इनसिग्निफिकेंट है, वैसे हम प्राइस पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो नाउ न्यू प्राइस इज P2। इसका मतलब है प्राइस क्या हो गई है? कम। क्यों? क्यों? क्योंकि डिमांड कांस्टेंट है और मैंने सप्लाई बढ़ा दिया, तो सप्लाई ज़्यादा होने के कारण अब सप्लायर का बार्गेनिंग पावर वीक है और वो बेचने के लिए ज़्यादा डेस्परेट है। ओके, अब दूसरी केस, अब सप्लाई को कम करो, यानी कि ग्राफ शिफ्ट होगा कहाँ पर? अपवर्ड्स। और ये हो गया मेरा S1, ये हो गया P1, और ये हो जाएगा Q1। तो सप्लाई के कम होने पर ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि अब बेचने के लिए चीज़ें कम हैं, बट बायर वांट्स टू बाय देम, सो ही इज रेडी टू पे एनी प्राइस जो सामने आता है। अब टैबुलेट करते हैं, कैसे लिखेंगे? डिमांड इज कांस्टेंट, ये हो गया सप्लाई और ये हो गया प्राइस। सप्लाई में और प्राइस में भी सप्लाई इंक्रीज होने पर प्राइस डिक्रीज होता है, और सप्लाई डिक्रीज होने पर प्राइस इंक्रीज होता है। तो इस टेबल को आप अच्छे से अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, आप सब लोग एक बार चीज़ समझ में आई ना तो अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब केस 3 में बोथ आर चेंजिंग इन सेम प्रपोर्शन। मतलब क्या? मतलब अगर सप्लाई इज चेंजिंग एट 10% तो डिमांड इज ऑल्सो चेंजिंग एट 10%। मतलब अगर बायर को 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा चाहिए तो आपने बोला ठीक है रुक जाओ, एक दिन में 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना के दे दी, तो डिमांड वॉज इंक्रीज्ड बाय 20 यूनिट्स, सप्लाई ऑल्सो वॉज इंक्रीज्ड प्रिसाइजली बाय 20 यूनिट्स। ऐसा होने पर इक्विलिब्रियम में कोई भी, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। अब डायग्राम ड्रॉ करते वक्त यू हैव टू स्मार्टली ड्रॉ द डायग्राम, नहीं तो ऐसा नहीं आ पाता जो एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है। सो सबसे पहले तो ओरिजिनल वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा क्वांटिटी सप्लाई, मतलब सप्लाई ग्राफ है, ये डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस है। अब मुझे प्राइस चेंज नहीं करना है, तो हाउ डू आई ड्रॉ द डायग्राम? पहले इसी को एक्सटेंड कर लीजिए। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अब पहले आने वाला है आपका। अब क्या करना? बहुत आसान है। अब इस S को पैरेलली S1 ड्रॉ कर लेना नया, और इस D को ये देखो पैरेलली एक नया D1 ड्रॉ कर लेना। हो गए। सो जिससे क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम उसी लाइन में आगे शिफ्ट हुआ और प्राइस चेंज नहीं हुआ,
क्या रीजन है? प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। लेकिन क्वांटिटी चेंज होगा विच इज क्यू एंड Q1। क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गया और डिमांड भी बढ़ गया एंड इट इज रिवाइज टू Q1। ओके, अब जाएंगे केस 4 में। अब मुझे क्या चाहिए? देयर इज मोर चेंज इन डिमांड, तो डिमांड ज्यादा बदलेगा और सप्लाई कम बदलेगा। तो डिमांड में फर्क ज्यादा है, सप्लाई में फर्क कम है। मैं डिमांड ज्यादा बढ़ाने वाली हूँ और उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगी, यानी मैं डिमांड अब इंक्रीज करूंगी 10% से और सप्लाई इंक्रीज करूंगी 5% से। तो देखो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा? पहले तो ओरिजिनली एक ग्राफ अपना आता ही है। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब डिमांड ज्यादा चेंज करना है ना, तो नया ग्राफ पुराने ग्राफ से ज्यादा दूर निकालूंगी। तो मेरा ये नया D1 है। और सप्लाई क्या करने वाली हूं मैं? सप्लाई भी चेंज करने वाली हूं। देयर इज मोर इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेस इंक्रीज इन मोर इंक्रीज इन डिमांड एंड लेस इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई को भी इंक्रीज ही करना है, लेकिन इंक्रीज होने पर सप्लाई का ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है। लेकिन हमने क्या देखा है कि इंक्रीज इन सप्लाई थोड़ा ही होने वाला है। तो D और D1 में जो डिस्टेंस लिया है ना, उससे काफी कम डिस्टेंस लेंगे हम लोग S और S1 में। ये देखो, हमारा पर्पस इससे अचीव हो जाएगा। तो ये तो था मेरा पुराना इक्विलिब्रियम और ये पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम विच इज E1, और ये है नया इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या केस है ये? दोनों इंक्रीज ही हो रहे थे, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई, जिसकी वजह से क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस P से ऊपर उठ के हो गया P1। इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीज। आप क्वांटिटी को प्रोजेक्ट करके रख सकते हैं, उसके बारे में कुछ खास कमेंट करना होता नहीं है। ओके, अब केस 4 चलेगा। देयर इज मोर इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेस इंक्रीज इन डिमांड। अब दोनों को इंक्रीज ही करना है, लेकिन पिछले केस में क्या था? डिमांड में इंक्रीज ज्यादा था और सप्लाई में इंक्रीज कम था। इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी अ केस वेयर योर supply is increasing more as compared to demand. And how do we do that? मेरे साथ ड्रॉ कर दीजिए। पहले तो अपने ओरिजिनल ग्राफ्स आएंगे S एंड D। ओके, अब सप्लाई ज्यादा इंक्रीज करना है। इंक्रीज होने पर सप्लाई का ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है, और अब मुझे सप्लाई में ज्यादा चेंज दिखाना है, तो ज्यादा दूर निकाले सप्लाई को। ये S1 है। डिमांड भी बढ़ाना है, डिमांड बढ़ने पर ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन वो कम होना चाहिए ना, कम इंक्रीज हो रहा है, तो वो थोड़ा पास में ही निकाल दीजिए। ये मेरा D1 है। ये पुराना E है और ये नया E1 है। E से करस्पॉन्डिंग प्राइस देखो तो वो P होगा, और E1 से करस्पॉन्डिंग देखो तो वो P1 होगा। फिर अब क्या करेंगे? हम क्वांटिटी को भी प्रोजेक्ट करके रख सकते हैं। अब अगर आप केयरफुली देखेंगे तो नया प्राइस जो था ना, पुराना प्राइस जो है P, वो नए प्राइस के हिसाब से ज्यादा था। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज होते हैं और उसमें सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होता है, तो सेलर ज्यादा डेस्परेट होगा और प्राइस क्या हो जाएगी? P से घट के P1 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर केस 6 में जाए, अब डिमांड इंक्रीज हो गया और सप्लाई डिक्रीज हो गया।
क्रंच वाला सिचुएशन, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे करेंगे क्रंच वाला सिचुएशन, देखो बहुत इजी है। तो ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा डिमांड है। डिमांड इंक्रीज होने पर ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, तो समझो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। सो दिस इज माई D1 गाइस, ये एस यहां लिख देती हूँ, ओके। और सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने पर सप्लाई का ग्राफ कहां शिफ्ट होता है, ऊपर। तो ये S1 है। क्लियरली ये मेरा पुराना इक्विलिब्रियम है और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम है। केयरफुली देखिए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन केयरफुली देखने हैं, जो मन में आए उसे मार्क नहीं करके आना है। सो ये नया पुराना इक्विलिब्रियम है, दिस इज अ न्यू इक्विलिब्रियम। सो द ओल्ड प्राइस इज P एंड द न्यू प्राइस इज P1। और आप Q भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, Q एंड Q1। क्लियरली क्या नजर आ रहा है, माई इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीजिंग। सिनारियो वही हुआ जहां पे डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डेफिनेटली इंक्रीज, एंड जहां पे सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, equilibrium price will definitely decrease. So here ends the theory part of this particular chapter. अब जाएंगे इसके MCQs और fill in the blanks की तरफ, बट वो करेंगे अगले सेशन में। So thank you so much for now and all the best.